Students, welcome back on YouTube channel CF Navalgarh, powered by Prerna Senior Secondary School, Navalgarh, near railway station Navalgarh. Okay, for your online education. और मुझे आप जानते ही हैं, माई सेल्फ विश्वास कुमार सैनी, ठीक है। सब्जेक्ट अपना जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान जो 12th क्लास अपनी है उसमें 2 चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा चैप्टर जो आज हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है परागण निषेचन, भ्रूणपोष तथा भ्रूण का परिवर्धन। ओके, और ये जो दूसरा चैप्टर हमने लिया था उससे आगे कड़ी है। दूसरे चैप्टर में हमने पादपों में लैंगिक जन्म प्रारंभ किया था, और लैंगिक जन्म जो होता है वो एक सीरियल या एक सीक्वेंस में होता है, एक क्रम में होता है। लैंगिक जन्म में जितनी भी घटनाएं या जो भी प्रक्रियाएं होती हैं वो हम 3 चरणों में पढ़ते हैं। पहला जो चरण है उसे हम कहते हैं निषेचन पूर्व घटनाएं, दूसरा चरण होगा निषेचन, और तीसरा जो चरण होता है उसको हम कहते हैं निषेचन पश्च घटनाएं। तो लैंगिक जन्म की जो घटनाएं हैं वो हम लेते हैं। लैंगिक जनन जो हमने पुष्पीय पादपों में प्रारंभ किया था, इंग्लिश में कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, 3 चरण या 3 घटनाएं इसमें आपको बताई। पहला निषेचन पूर्व घटनाएं, दूसरा है निषेचन, और तीसरा चरण है निषेचन पश्च घटनाएं। ओके, इन 3 चरणों में लैंगिक जन्म जो पूरा होता है। दूसरा जो चैप्टर था उसमें हमने जो भी पढ़ा है वो निषेचन पूर्व घटनाएं के अंतर्गत आता है। निषेचन से पहले जो भी प्रक्रियाएं पुष्प के अंदर होती हैं, जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि नर और मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होगा। नर युग्मकोद्भिद में नर युग्मक बनते हैं और मादा युग्मकोद्भिद में मादा युग्मक बनते हैं। तो निषेचन पूर्व जो घटनाएं हैं उसमें निषेचन से पहले की जो प्रक्रियाएं हैं वो सारी संपन्न होती हैं। युग्मकों का निर्माण होता है, और जब युग्मकों का निर्माण हो जाता है उसके बाद दूसरा चरण आता है जिसमें निषेचन होता है। निषेचन में क्या होगा, नर और मादा युग्मकों का संलयन होगा, और संलयन से द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होगा। ओके, और जैसे द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है युग्मनज बनेगा। युग्मनज बनते ही निषेचन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, और उसके बाद जो है वो तीसरा चरण जो है वो स्टार्ट होगा। तीसरा चरण आता है निषेचन पश्च घटनाएं। इसमें निषेचन के बाद जितनी भी घटनाएं, जितनी भी संरचनाओं का निर्माण होता है वो इस तीसरे चरण में आएंगी। जैसे कि यहाँ युग्मनज का निर्माण हो गया, युग्मनज के साथ साथ यहाँ भ्रूणपोष का भी निर्माण होता है, और भ्रूणपोष के निर्माण के बाद जो बीजांड है वो बीज में परिवर्तित होता है। बीजांड का बीज में परिवर्तन, अंडाशय जो है वो फल में परिवर्तित हो जाता है, और बीजांड के अंदर एक भ्रूण का भी विकास होता है। तो ये सारी जो घटनाएं वो निषेचन के बाद होती है। ओके, तो यहाँ जो निषेचन पूर्व घटनाएं हैं उसमें एक घटना अपनी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें नर और मादा युग्मकों का निर्माण कंप्लीट हो चुका है। नर युग्मक का निर्माण आपको बताया नर युग्मकोद्भिद में होगा, जहाँ आपको ध्यान रखना है कि पराग नलिका जो है उसमें 2 नर युग्मक पाए जाएंगे, और जो मादा युग्मकोद्भिद है उसमें एक मादा युग्मक बनेगा। मादा युग्मकोद्भिद को हमने भ्रूणकोष कहा था, तो उसका निर्माण जो है वो बीजांड के अंदर होगा। ओके, और इसके बाद जो प्रक्रिया है वो होगी परागण। परागण भी निषेचन से पहले की घटना ही है। परागण वाला जो भाग है वो हम यहाँ पर इस तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। पहले परागण होगा, परागण के कुछ प्रकार हम पढ़ेंगे, और उसके बाद निषेचन होगा। निषेचन के बाद भ्रूण का निर्माण और भ्रूणपोष का निर्माण होगा। ओके, तो निषेचन पूर्व घटनाएं ही जो है इसी में हम परागण लेंगे, जो आज तीसरे चैप्टर में स्टार्ट करते हैं। तो तीसरा चैप्टर अपना परागण से यहाँ स्टार्ट होगा। ओके, तो पहला जो आज का अपना टॉपिक है वो परागण है। हाँ, तो स्टूडेंट्स, परागण जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। परागण को ही हम पोलिनेशन कह सकते हैं। ओके, जब नर और मादा युग्मकोद्भिद बन जाते हैं उसके बाद अगली जो क्रिया है वो होगी परागण की। परागण में होता क्या है
यहाँ जैसे आपने पुष्प की स्ट्रक्चर पढ़ी है, यदि आपको लैंगिक का अध्ययन करना है तो पुष्प की संरचना और उसके सभी भाग जो है वो पता होने चाहिए। पुष्प में आपको बताया जा चुका है कि परागकोश जो है ये किसका भाग बताया था, पुंकेसर का भाग बताया था। जैसे ये जो भाग है वो क्या है, परागकोश है, और ये कंप्लीट जो है क्या है, पुंकेसर है। ओके, और दूसरा भाग जो हम यहाँ परागण में काम में लेंगे वो है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र या इसको स्टिग्मा कह सकते हैं। वर्तिकाग्र किसका भाग है, स्त्रीकेसर का भाग है, और स्त्रीकेसर का दूसरा नाम मैंने अंडप भी बताया था। और स्त्रीकेसर में वर्तिकाग्र वाला जो भाग है ये सबसे ऊपर की ओर, ये जो भाग है ये वर्तिकाग्र है। ठीक है, तो परागण की जो परिभाषा उसमें मुख्यतः हम दो भाग काम में लेंगे, एक तो ये परागकोश और दूसरा वर्तिकाग्र, ये दो भाग इस परिभाषा में काम में ले जाएंगे। अब आपको ये ध्यान रखना, परागकोश किसका भाग है, तो ये पुंकेसर का भाग है, और वर्तिकाग्र जो है वो किसका भाग है, स्त्रीकेसर का भाग है। पुंकेसर जो है ये पादप का नर जननांग होता है, और जो स्त्रीकेसर जो है ये पुष्प का मादा जननांग होता है। ओके, अब यहाँ इस परागण में होता क्या है, जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि परागकोश जो होगा उसमें 4 लघु बीजाणु धानियाँ पाई जाती हैं, और उन लघु बीजाणु धानियों के अंदर परागकणों का निर्माण होता है। ठीक है, और वो परागकण जो है जब परागकोश फट जाता है, जैसे ये परागकोश वाला भाग है, ये परागकोश जो है जब ये फट जाएगा तो सारे जो परागकण है वो बाहर निकल जाएंगे, और परागकण जब बाहर निकल जाएंगे तो ये परागकण जो है ये पुष्प के स्त्रीकेसर की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। जैसे एक डायग्राम से बताता हूँ आपको, एक द्विलिंगी पुष्प में बना रहा हूँ, ये पुष्प का स्त्रीकेसर वाला भाग, और ये इसी के पास में ये पुंकेसर वाला भाग, ये पुंकेसर हो गया। ठीक है, और ये इसका पुष्पासन, और ये नीचे जो है बीजांड वृंत जो है, सॉरी पुष्प वृंत जो है वो जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, बाकी और भी भाग होंगे, दल भी होंगे, बाह्य दल भी होंगे, लेकिन हमें 2 ही भाग चाहिए, एक तो पुंकेसर चाहिए, दूसरा स्त्रीकेसर चाहिए। तो परागकण जो है वो यहाँ पर बनेंगे परागकोश में, परागकोश में परागकणों का निर्माण होगा, और ये जो वर्तिकाग्र है ये वर्तिकाग्र परागकणों को ग्रहण करेगी। सॉरी, ये वर्तिकाग्र वाला भाग जो होगा, वर्तिकाग्र जो होगा परागकणों को ग्रहण करेगा। तो परागण में होता क्या है कि जो पुष्प का जो परागकोश है, परागकोश से परागकण जो होंगे वो पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। परागकोश से परागकण पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। सिंपल शब्दों में यह है कि परागकणों का पुष्प के परागकोश से स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। ठीक है, परागकोश से वर्तिकाग्र पर परागकणों का जो ट्रांसफर होगा, स्थानांतरण होगा, उसे क्या कहेंगे, परागण कहेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए ये परागकोश है, यहाँ से परागकण निकले, परागकण यहाँ से निकले और ये इस वर्तिकाग्र पर ट्रांसफर हो गए, तो ये कौन सी प्रक्रिया हो गई, ये परागण की प्रक्रिया हो गई। ठीक है, परागकोश से वर्तिकाग्र पर परागकणों का स्थानांतरण क्या कहलाएगा, परागण कहलाएगा। ठीक है, अब ये जो परागण है ये यहाँ इसकी कुछ प्रकार भी है, ये मुख्यतः 2 प्रकार का होगा, एक तो होगा स्वपरागण और एक होगा परपरागण। ठीक है, लेकिन ये परागण के जो प्रकार है ये बताने से पहले मैं आपको पुष्प और पादप के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पुष्प और पादप के बारे में ये आएगा कि पुष्प एकलिंगी होता है, द्विलिंगी होता है, पादप भी एकलिंगी या द्विलिंगी हो सकता है। तो ऐसे शब्द जो बार बार इन परिभाषाओं के अंदर आएंगे। तो पहले तो मैं आपको पुष्प के बारे में बता दूँ कि पुष्प के प्रकार कितने हैं और पादप के प्रकार कितने हैं। जैसे इधर देखिए आप, पुष्प के प्रकार की हम बात करते हैं, टाइप्स ऑफ फ्लावर, तो ये भी पुष्प भी यहाँ पर 2 प्रकार के हैं।
ठीक है। कुछ 3 प्रकार के भी हो सकते हैं। नपुंसक पुष्प उनको कहते हैं, वो जनन की क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ 2 प्रकार के जो पुष्प जो जनन में भाग लेते हैं, लैंगिक जनन की बात कर रहा हूँ, जो लैंगिक जनन में भाग लेंगे उन पुष्प के प्रकार की हम बात करते हैं। ये 2 प्रकार के हैं। पहला होगा द्विलिंगी पुष्प, द्विलिंगी पुष्प, और दूसरा प्रकार होगा एकलिंगी पुष्प, ठीक है। द्विलिंगी पुष्प को हम कह सकते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, और एकलिंगी पुष्प को हम कह सकते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। अब द्विलिंगी पुष्प कौन सा और एकलिंगी पुष्प कौन सा है, देखिए। पुष्प की स्ट्रक्चर हमने पढ़ी है, और पुष्प में आपको बताया है कि पुष्प में नर जननांग पाया जाएगा, और उसी पुष्प में मादा जननांग भी पाया जा सकता है। नर जननांग को हमने पुमंग, जिसकी इकाई पुंकेसर होती है, और मादा जननांग को हमने कहा जायांग, जिसकी इकाई को हम कहते हैं स्त्रीकेसर या अंडप, ठीक है। तो एक पुष्प जिसमें नर जनांग पुंकेसर भी है और मादा जनांग स्त्रीकेसर भी है। जैसे यहाँ देखिए, जैसे ये पुष्प मैंने बनाया है, यहाँ ये कुछ ये दल भी है, ये दल वाला भाग हो गया और ये हो गए बाह्य दल, ठीक है। इसे हम कह सकते हैं दल और इसे हम कह सकते हैं बाह्य दल। ये पुंकेसर वाला भाग, यहाँ से यहाँ तक पुंकेसर है, और ये स्त्रीकेसर वाला भाग तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। अब एक पुष्प जिसमें पुंकेसर भी पाए जा रहे हैं और उसी में स्त्रीकेसर या अंडप भी पाया जा रहा है, तो ऐसा पुष्प क्या कहलाएगा, द्विलिंगी पुष्प कहलाएगा। जहाँ पर नर और मादा दोनों जननांग पाए जाएंगे वो पुष्प कैसा होगा, द्विलिंगी पुष्प, ठीक है। नर जनांग को हम पुंकेसर और मादा जनांग को स्त्रीकेसर कहेंगे, या समूह में पुमंग या जायांग कह सकते हैं। तो दोनों एक ही पुष्प में है तो वो पुष्प कैसा होगा, द्विलिंगी होगा, ठीक है। दोनों जनांग एक पुष्प के अंदर पाए जाएंगे। और दूसरी हम बात करते हैं एकलिंगी पुष्प की। तो एकलिंगी पुष्प जो होगा उसमें एक ही जनांग पाया जाएगा। यदि हम जैसे इसका एग्जाम्पल हम ले, द्विलिंगी पुष्प का एग्जाम्पल लें, तो जैसे आप देख सकते हो मटर है, और भी बहुत सारे पादप है, सोयाबीन है, मूंगफली है, ठीक है, सरसों हो गया, गुड़हल है, ये सारे पादप जो हैं, सारे इनमें जो पुष्प बनते सारे किस प्रकार के होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, ओके। और एकलिंगी पुष्प की हम बात करें तो एकलिंगी पुष्प में एक ही जनांग पाया जाएगा, या तो उसमें स्त्रीकेसर होगा या फिर उसमें पुंकेसर होगा, दोनों में से एक ही पाया जाएगा। अर्थात एक जनांग जो है वो एब्सेंट होगा। यदि नर जनांग है तो मादा जनांग नहीं होगा, और यदि मादा जनांग है तो नर जनांग नहीं होगा। अर्थात पुंकेसर है तो स्त्रीकेसर नहीं होगा, और स्त्रीकेसर है तो पुंकेसर नहीं होगा, दोनों में से एक ही जनांग पाया जाएगा। ऐसे पुष्प क्या कहलाते हैं, एकलिंगी पुष्प कहलाते हैं। या कुछ उदाहरण की हम बात करते हैं, जैसे मक्का में पाए जाएंगे, मक्का में एकलिंगी पुष्प पाए जाते हैं। और भी है, जैसे ककड़ी में आप देख सकते हो, ठीक है, तोरई में आप देख सकते हो, लौकी में आप देख सकते हैं, एकलिंगी पुष्प पाए जाएंगे। पपीता में भी आप देख सकते हैं एकलिंगी पुष्प पाए जाएंगे, ठीक है। अब जो एकलिंगी पुष्प है इसमें मैंने बताया कि या तो पुंकेसर होंगे पुष्प में या स्त्रीकेसर होंगे। तो इस आधार पर एकलिंगी पुष्प भी 2 प्रकार का हो गया। कितने प्रकार का, 2 प्रकार से एकलिंगी पुष्प होंगे। यदि पुष्प में पुंकेसर है तो पहला प्रकार हो गया उस पुष्प को हम कहेंगे पुंकेसरी पुष्प। यदि पुंकेसर उसमें है तो उस पुष्प क्या कहेंगे, पुंकेसरी पुष्प। या क्योंकि पुंकेसर जो पादप का या पुष्प का नर जनांग है, तो पुंकेसरी पुष्प को हम नर पुष्प भी कह सकते हैं। यदि पुष्प में पुंकेसर है तो वो पुष्प कैसा हो गया, नर पुष्प। और यदि पुष्प में स्त्रीकेसर है तो एकलिंगी पुष्प का दूसरा प्रकार हो गया स्त्रीकेसरी पुष्प, दूसरा प्रकार हो गया स्त्रीकेसरी। और क्योंकि स्त्रीकेसर मादा जनांग होता है तो स्त्रीकेसरी पुष्प को हम मादा पुष्प भी कह सकते हैं।
ठीक है। यदि पुष्प में पुंकेसर है तो वो पुष्प हो गया पुंकेसरी या नर पुष्प उसे कहेंगे, और यदि पुष्प में स्त्रीकेसर या जायांग वाला भाग है तो उसको हम कहेंगे स्त्रीकेसरी पुष्प या मादा पुष्प। तो हम कह सकते हैं कि एकलिंगी पुष्प जो होता है वो भी मनुष्य या अन्य जंतु की तरह नर या मादा के रूप में पाया जाता है। ओके, तो यहाँ हो गए पुष्प के प्रकार। नपुंसक पुष्प वो है जिनमें न तो पुंकेसर होता है और न ही स्त्रीकेसर होता है। ऐसे पुष्प जो है वो बंदे होते हैं, स्ट्राइल होते हैं, अर्थात उनमें जनन की क्षमता नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गए पुष्प के प्रकार। अब इसी प्रकार से जो पादप है, पादप भी हमें यहाँ दो प्रकार से पढ़ेंगे। पादप के जो प्रकार हैं वो पुष्प के आधार पर ही पढ़ेंगे। एक पादप पर किस प्रकार के पुष्प पाए जा रहे हैं, उस पादप पर द्विलिंगी पुष्प है या उस पर एकलिंगी पुष्प है, उस आधार पर हम यहाँ पादप को भी दो प्रकार से पढ़ेंगे। तो पादप के प्रकार की बात करते हैं। पादप के प्रकार, ठीक है। ये जो पादप के प्रकार हैं ये मैंने बताया कि किस आधार पर है, पुष्प के आधार पर। पुष्प के आधार पर कि पादप पर किस प्रकार का पुष्प पाया जा रहा है, उस आधार पर हम पादप के प्रकार की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पादप के प्रकार भी यहाँ कितने, दो प्रकार हैं, दो प्रकार के पादप हैं। पहला जो पादप है उसे हम कहेंगे एक लिंगाश्रयी। एक लिंगाश्रयी, या इसको कभी कभी एकलिंगी भी कह सकते हैं, पर यह शब्द जो है प्राय पुष्प के लिए काम में लिया जाता है, पादप के लिए ये शब्द काम में लेते हैं। ओके, और दूसरा जो प्रकार है वो है द्विलिंगाश्रयी। ये इसे हम कह सकते हैं द्विलिंगी भी कह सकते हैं। ओके, देखिए अब एक लिंगाश्रयी पादप कौन सा है। एक लिंगाश्रयी पादप वो है जिस पर पुष्प किस प्रकार के हैं, एकलिंगी पुष्प पाए जाएंगे। ऐसा पादप जिस पर एकलिंगी पुष्प पाए जाते हैं। अब एकलिंगी पुष्प भी आपको पता है दो प्रकार के होते हैं, एक तो नर पुष्प होगा और एक मादा पुष्प होगा। तो यहाँ एक कौन से एकलिंगी पुष्प होंगे, यहाँ पर केवल एक प्रकार का एकलिंगी पुष्प पाया जाएगा, अर्थात इसे हम कह सकते हैं कि ऐसा पादप जिस पर केवल एक ही प्रकार के एकलिंगी पुष्प, ऐसा पादप जिस पर केवल एक ही प्रकार के एकलिंगी पुष्प। अब एकलिंगी पुष्प बताया आपको, नर या मादा पुष्प। हमने या लगाया तो इसका अर्थ क्या है, केवल एक, या तो नर पाया जाएगा या फिर मादा। एक ही प्रकार के एकलिंगी पुष्प पाए जाते हैं। ऐसा पादप जिस पर केवल एक ही प्रकार के एकलिंगी पुष्प पाए जाएंगे उसे क्या कहेंगे, एकलिंगी पादप कहेंगे। ठीक है, या एकलिंगाश्रय भी कह सकते हो। अब यहाँ कुछ उदाहरण की हम बात करते हैं। कौन से पादप जिस पर केवल एक ही प्रकार का एकलिंगी पुष्प पाया जाएगा, तो यहाँ हम बात करते हैं, जैसे पपीता का आपको एग्जाम्पल बताया था, पपीता में ऐसा होता है। ठीक है, पपीता में क्या होगा, एक पादप जो होगा उस पर नर पुष्प होगा और दूसरा पादप जो होगा उस पर मादा पुष्प होगा। ठीक है, ऐसा ही खजूर में पाया जाता है। खजूर में भी नर पुष्प दूसरे पादप पर होगा और मादा पुष्प दूसरे पादप पर होगा। ठीक है, तो ये हो गया एक लिंगाश्रयी पादप हो गए। तो एक लिंगाश्रयी में क्या बात, एकलिंगी पुष्प पाए जाएंगे। अब एकलिंगी पुष्प कैसा होगा, एक ही प्रकार का होगा, एक पादप पर एक ही पुष्प पाया जाएगा। ठीक है, और एक ही प्रकार का पुष्प पाया जाएगा। और ऐसे जो एकलिंगाश्रयी पादप हैं उनको हम नर पादप भी कह सकते हैं। ठीक है, यदि उस पर नर पुष्प है तो वो पादप क्या होगा, नर पादप, और यदि उस पर मादा पुष्प है तो वो पादप होगा मादा पादप। ठीक है, या मेल और फीमेल कह सकते हैं। एग्जाम्पल आपको क्या बताया, पपीता बताया।
तो यहाँ प्लांट भी क्या हो गए, नर और मादा के रूप में पाए जाएंगे। ओके, और ये नर और मादा कैसे पता चला, पुष्प के आधार पर, पुष्प में जनांग कौन सा है, यदि उसमें पुंकेसर है या पुमंग वाला भाग पाया जा रहा है तो वो पादप हो गया नर, और यदि पुष्प में मादा जनांग वाला भाग पाया जा रहा है तो पादप भी कैसा हो गया, मादा पादप हो गया। तो यहाँ एक लिंगाश्रय जो पादप वो भी कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के हो गए, नर पादप हो गया और मादा पादप हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल पपीता आपको बताया। दूसरा प्रकार पादप का लेते हैं, द्विलिंगाश्रय पादप या द्विलिंगी पादप कौन से हैं, तो द्वि का अर्थ 2 से होता है ना, तो कहने का अर्थ है कि जो पादप जो होगा उस पर दोनों जनांग पाए जाएंगे, पादप पर दोनों जनांग पाए जाएंगे। अब दोनों जनांग का अर्थ है कि एक ही पादप पर स्त्रीकेसर भी पाया जाएगा और उसी पादप पर पुंकेसर भी पाया जाएगा। ठीक है, और ये जो भाग है वो पता ही आपको पुष्प के अंदर पाए जाएंगे, तो पुष्प जो होगा उसमें स्त्रीकेसर और पुंकेसर दोनों पाए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ स्थिति 2 प्रकार से हो सकती है। मैंने कहा कि एक ही पादप पर दोनों जनांग पाए जाएंगे। अब दोनों जनांग अर्थात पुंकेसर और स्त्रीकेसर, पुंकेसर और स्त्रीकेसर जो हैं दोनों एक ही पुष्प में पाए जा सकते हैं, या पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों अलग अलग 2 पुष्पों में भी पाए जा सकते हैं। यहाँ देखिए, जैसे ये एक पादप है, ठीक है, और ये यहाँ इस पर एक पुष्प लगा हुआ है, ये इस पर एक पुष्प है। ठीक है, इस पुष्प में यहाँ स्त्रीकेसर वाला भाग भी है, स्त्रीकेसर भी है, और इधर जो है पुंकेसर वाला भाग भी है, स्त्रीकेसर भी और पुंकेसर भी है। कहने का अर्थ ये है कि पुष्प कैसा है, द्विलिंगी है, पुष्प कैसा हो गया, द्विलिंगी। तो इस पादप पर कैसे हो गया, द्विलिंगी पुष्प है, तो इस पादप पर स्त्रीकेसर भी पाया जा रहा है या पुंकेसर भी पाया जा रहा है। ओके, ये पादप कैसा होगा, द्विलिंगाश्रय पादप होगा। एक स्थिति ये है कि जैसे ये दूसरा पादप मैंने बनाया, इस पादप पर एक पुष्प तो ये यहाँ पर है, ठीक है, एक पुष्प ये इसमें यहाँ लगा हुआ है। ओके, तो ये यहाँ जो पुष्प है इसमें तो पाया जा रहा है पुंकेसर, इस पुष्प में क्या है, पुंकेसर है, और इस पुष्प में क्या है, स्त्रीकेसर है। इसमें पुंकेसर है और इसमें स्त्रीकेसर है, अर्थात पुष्प यहाँ कैसे हैं, एकलिंगी हैं। दोनों पुष्प कैसे हैं, एकलिंगी पुष्प हैं, और दोनों एकलिंगी पुष्प एक ही पादप पर पाए जा रहे हैं। दोनों एकलिंगी पुष्प एकलिंगी पादप पर पाए जा रहे हैं, एक ही पादप पर पाए जा रहे हैं, सॉरी, दोनों एकलिंगी पुष्प एक ही पादप पर पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस स्थिति में भी पादप कैसा होगा, द्विलिंगाश्रय होगा। कहने का अर्थ ये है कि जो दोनों जनांग है पुंकेसर और स्त्रीकेसर वो या तो एक ही पुष्प में पाए जाएंगे द्विलिंगी पुष्प के अंदर, या फिर दोनों 2 प्रकार के एकलिंगी पुष्प, ये पुंकेसरी पुष्प और ये स्त्रीकेसरी पुष्प, दोनों पुष्प यदि एक ही पादप पर हैं तब भी पादप कैसा है, द्विलिंगाश्रय। तो इसकी द्विलिंगाश्रय पादप की परिभाषा क्या होगी, ऐसे पादप जिन पर द्विलिंगी पुष्प या दोनों प्रकार के, या दोनों प्रकार अर्थात पुंकेसरी और स्त्रीकेसर दोनों प्रकार के एकलिंगी पुष्प एक ही पादप पर पाए जाते हैं, तो वहां पुष्प कैसा होगा, द्विलिंगाश्रय होगा। ठीक है, सीधे शब्दों में ये है कि या तो द्विलिंगी पुष्प पाया जाएगा पादप पर, या दोनों प्रकार के एकलिंगी पुष्प एक ही पादप पर पाए जाएंगे, तो वहां पादप कैसा होगा, द्विलिंगाश्रय कहलाएगा। ठीक है, और एक लिंगाश्रय जो उसमें एक ही प्रकार का एकलिंगी पुष्प पाया जाएगा। ओके, तो ये पुष्प के प्रकार हो गए, पादप के प्रकार हो गए। ठीक है, अब अगला जो है अपना परागण की परिभाषा तो हो चुकी है कि परागण में होगा क्या, जब पुष्प के परागकोश से परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। ठीक है, और परागण की परिभाषा के बाद आगे हम लेंगे परागण के प्रकार। हाँ, तो परागण और परागण के प्रकार हम बात कर रहे हैं। परागण आपको बताया कि जो परागकण है, परागकण का पुष्प के परागकोश, पुष्प के परागकोश
से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण, वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या है? परागण। परागण का पुष्प के परागकोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये परागण का परागकोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण किस प्रकार से होता है, तो वो हम पढ़ते हैं परागण के प्रकार में। तो अगला जो अपना टॉपिक है वो होगा परागण के प्रकार। ठीक है, परागण के जो प्रकार हैं वो आपको दो प्रकार के बताए हैं, एक तो होता है स्वपरागण और एक होता है परपरागण। तो पहला जो अपना है स्वपरागण, स्वपरागण पहला टाइप, और दूसरा है परपरागण। स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण को हम कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन, और जो परपरागण है इसे हम कह सकते हैं क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन। स्वपरागण और परपरागण दो प्रकार से जो पुष्प है उसके परागकोश से परागकण वर्तिकाग्र पर ट्रांसफर होंगे, दो प्रकार से। अब पहला प्रकार कौन सा है? स्वपरागण की हम बात करते हैं। स्वपरागण या सेल्फ पोलिनेशन, इसमें क्या होगा? स्वपरागण में आपको ध्यान रखना है कि यह परागण जो होगा इसमें एक ही पादप शामिल होगा, अर्थात एक ही पादप के पुष्पों के अंदर होता है। ठीक है, दूसरे पादप से पुष्प से परागण नहीं आएंगे, परागकण नहीं आएंगे, एक ही पादप के पुष्पों के मध्य होगा। पहली शर्त ये आपको ध्यान रखनी है, एक ही पादप के जो पुष्प हैं, पुष्प एक ही पुष्प हो सकता है या अलग अलग पुष्प हो सकते हैं। तो एक ही पादप पर होने वाला परागण कौन सा है? स्वपरागण। यहाँ देखिए दो शर्तें हैं, दो प्रकार से होगा। जैसे इधर ये दो प्लांट बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ एक पुष्प यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, और ये दूसरा पुष्प वो यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, दोनों पुष्प हैं, और पुष्प में क्या होगा? यहाँ से जो परागकण हैं, ये परागकण हो गए, ये भी पुष्प है और ये भी पुष्प है। ठीक है, यहां से परागकण निकलेंगे परागकोश से और इसी पुष्प पर वापस आ जाएंगे। परागकण यहां से निकले, पुष्प में परागकोश वाला भाग है, परागकोश से परागकण निकलेंगे और इसी पुष्प पर वापस आ जाएंगे वर्तिकाग्र पर। इधर देखिए, जैसे ये तो पुष्प का स्त्रीकेसर वाला भाग और ये परागकोश पुंकेसर, ठीक है, ये द्विलिंगी पुष्प है। तो यहाँ ये परागकोश वाला भाग है, परागकोश, ये परागकोश हो गया, और ये भाग क्या है? वर्तिकाग्र में, ये भाग वर्तिकाग्र, ये इधर भी परागकोश है। तो परागकोश होगा, यहाँ से परागकण निकलेंगे और इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर ट्रांसफर हो जाएंगे। यहाँ पुष्प ये कैसा है? द्विलिंगी पुष्प है, क्योंकि इसमें पुंकेसर भी है और स्त्रीकेसर भी है। तो यहाँ स्वपरागण की परिभाषा क्या हो गई कि जब एक पुष्प के परागकण, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? स्वपरागण कहेंगे। ठीक है, अर्थात यहाँ पुष्प कैसा है? द्विलिंगी पुष्प है। तो द्विलिंगी पुष्प में क्या होगा? स्वपरागण होगा। ठीक है, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर ट्रांसफर होंगे, स्थानांतरित होंगे, तो इसे क्या कहेंगे? स्वपरागण कहेंगे। ओके, दूसरा, अब जैसे ये जो पुष्प है इसको मैंने लिया इधर, ये पुष्प इस प्रकार का द्विलिंगी पुष्प है। अब होता ये है कि
यहाँ से जो परागकण निकले हैं, इस पुष्प से जो परागकण निकले हैं वो आवश्यक नहीं है कि इसी पुष्प पर ही आए, इस पुष्प पर भी इनका ट्रांसफर हो सकता है। दूसरा पुष्प जो है उसी पादप पर लगा हुआ है, दूसरा पुष्प जो है उस पर भी यहाँ से परागकण आ सकते हैं। तो पादप तो एक ही है, लेकिन उसमें पुष्प कितने भाग ले रहे हैं परागण में? 2 भाग ले रहे हैं। एक ही पादप के 2 पुष्पों के भी मध्य क्या होगा? स्वपरागण होगा। ठीक है, तो यहाँ स्वपरागण की हम परिभाषा ये दे सकते हैं कि जब एक पुष्प के परागकण, एक पुष्प के, जैसे ये पुष्प ले रहा हूं, एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर या दूसरे पुष्प या उसी पादप के दूसरे पुष्प या उसी पादप के दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? स्वपरागण कहेंगे। ठीक है, यहाँ दोनों को ऐड कर दिया मैंने, दोनों अवस्थाएं जो वो स्वपरागण को बता रही हैं। जब एक ही पुष्प पर वर्तिकाग्र पर परागकणों का ट्रांसफर होगा या दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर ट्रांसफर होगा तो दोनों में ही क्या होगा? स्वपरागण होगा। ठीक है, तो यहाँ स्वपरागण की भी 2 स्थितियां हो गई, तो हम कह सकते हैं यहाँ स्वपरागण भी 2 प्रकार से होगा। स्वपरागण भी 2 प्रकार से होगा, एक तो इस प्रकार से हो रहा है और दूसरा इस प्रकार से हो रहा है। तो स्वपरागण जो इसके हम प्रकार लेते हैं, स्वपरागण के प्रकार, तो इसमें आपको 2 बताए हैं। पहला जो प्रकार है वो है स्वक युग्मन। स्वक युग्मन या इसको कहते हैं ऑटोगेमी, स्वक युग्मन या ऑटोगेमी। और दूसरा जो प्रकार है वो आपको बताया, इसको हम कह सकते हैं सजात पुष्पी परागण, सजात पुष्पी परागण या कहते हैं इसको जीटोनोगेमी, जीटोनोगेमी कह सकते हैं। ठीक है, दोनों में क्या अंतर है ये आपको इस डायग्राम से पता है। ये जो डायग्राम है ये बताता है स्वक युग्मन को बता रहा है ये, और ये जो डायग्राम आपको बताया ये सजात पुष्पी परागण को बता रहा है, सजात पुष्पी परागण। ठीक है, स्वक युग्मन में क्या देखिए, ये वाला जो डायग्राम है द्विलिंगी पुष्प यहाँ पर होगा, तो इसमें क्या है कि यहाँ एक पुष्प के जो परागकण है वो उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हुए हैं। जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? स्वक युग्मन या ऑटोगेमी कहेंगे। अर्थात जो स्वक युग्मन है इसमें एक ही पुष्प शामिल होता है, एक ही पुष्प इन्वॉल्व होगा, दूसरे पुष्प की इसमें आवश्यकता नहीं है। तो एक ही पुष्प में होगा और एक ही पुष्प में हो रहा है तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पुष्प यहाँ कैसा होगा? द्विलिंगी पुष्प होगा। तो स्वक युग्मन कहाँ पाया जाएगा? द्विलिंगी पुष्पों के अंदर पाया जाएगा। जैसे चना, मटर, मूंगफली आपको बताया द्विलिंगी पुष्प हैं, उनके अंदर ये स्वक युग्मन होता है। परिभाषा एक बार फिर से देख लीजिए कि जब पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो इसे हम स्वक युग्मन या ऑटोगेमी कहेंगे। ठीक है, ये पहला प्रकार स्वपरागण का हुआ अपना। दूसरा जो प्रकार है सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण में क्या होगा? ये जो डायग्राम है सजात पुष्पी परागण का है। यहाँ पर बताया आपको कि 2 पुष्पों के मध्य होगा, पादप एक ही है लेकिन उस पादप के 2 पुष्पों के बीच ये होगा। अब ये दोनों पुष्प जो है ये द्विलिंगी भी हो सकते हैं या मुख्यतया ये सजात पुष्पी जो परागण है ये प्राय एकलिंगी पुष्पों में पाया जाता है। जैसे आपको मक्का का एग्जाम्पल बताया था कि मक्का जो है उसमें एकलिंगी पुष्प पाए जाएंगे, मक्का या जिया मिर्च जिसको हम कहते हैं। मक्का में क्या होता है कि नर पुष्प भी पाया जाएगा और मादा पुष्प भी पाया जाएगा। जैसे मक्का का जो पौधा थोड़ा लंबा होगा, पर्व संधियों पर पत्तियां पाई जाएंगी और शीर्ष पर रोम युक्त पुष्प पाया जाएगा। ये ऊपर वाला जो पुष्प है इसको तो हम कहते हैं पुंकेसरी पुष्प। पुंकेसरी पुष्प होता है ये ऊपर, अर्थात ये नर पुष्प होता है। और जहाँ पर पत्तियाँ लगी हैं, पर्व संधि वाला जो भाग है जहाँ हम मक्का का भुट्टा प्राप्त करते हैं, इस भाग पर यहाँ पर मादा पुष्प पाया जाता है।
मादा पुष्प अर्थात दूसरा नाम इसका क्या बताया आपको, स्त्री केसरी पुष्प बताएं। ठीक है, तो नर पुष्प तो ऊपर होगा, मादा पुष्प नीचे पर्व संधि वाले भाग पर पाए जाएंगे। ठीक है, इधर भी हो सकते हैं, ज़्यादा एक से ज़्यादा पाए जाएंगे एक ही पादप पर। तो ये मक्का का प्लांट हो गया। अब इसमें देखिए, इस पुष्प को जिसको हमने नर पुष्प कहा है, इसमें यहाँ क्या बनेंगे, परागकण बनेंगे। नर पुष्प है तो परागकण बनेंगे। ये परागकण जो है नीचे वाले पुष्प जिसको हम क्या कर रहे हैं, मादा पुष्प कह रहे हैं, यहाँ पर आकर गिरेंगे। तो ये परागकण यहाँ बने नर पुष्प में और नीचे वाले पुष्प बन गए, इस पर आ सकते हैं, इस पर आ सकते हैं। दो पुष्पों के बीच हो रहा है, नर पुष्प और मादा पुष्प के बीच में हो रहा है, तो इसी को हम क्या करें, सजात पुष्प परागण कर रहे हैं। तो सजात पुष्प परागण में क्या होगा, यहाँ पर पुष्प कैसा है, एकलिंगी पुष्प है, अर्थात ये कह सकते हैं कि दोनों प्रकार के एकलिंगी पुष्प एक ही पादप पर पाए जा रहे हैं। दोनों प्रकार के एकलिंग, दोनों प्रकार कौन से बताए, नर पुष्प और मादा पुष्प, अर्थात पुंकेसरी पुष्प और स्त्री केसरी पुष्प दोनों एक ही पादप पर हैं। उस स्थिति में सजात पुष्प परागण होगा। एग्जाम्पल इसका क्या बताया आपको, मक्का बताया। तो सजात पुष्प जो परागण है उसकी परिभाषा क्या होती है, इसकी परिभाषा ये होगी कि जब एक पुष्प के परागकोश से परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर, उसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, तो इस प्रक्रिया को सजात पुष्प परागण कहा जाएगा। फिर से सुन लीजिए कि जब पुष्प के, या एक पुष्प कह सकते हो, एक पुष्प के परागकोश से परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, सजात पुष्प परागण कहा जाएगा। ठीक है, और ये परागण कहाँ होगा, मक्का में होगा, या अन्य जो एकलिंगी पुष्प वाले पादप हैं जैसे ककड़ी में पाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना कि यहाँ पुष्प कैसे होंगे, एकलिंगी प्रकार के पाए जाएंगे। सवक युग्मन में आपको ध्यान रखना है कि एक ही पुष्प शामिल है, अर्थात वहाँ द्विलिंगी पुष्प है। और सजात पुष्प परागण में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ दो पुष्प हैं, लेकिन दोनों पुष्प एक ही पादप पर पाए जाएंगे, ये भी शर्त है, ध्यान रखना। और दोनों पुष्प कैसे होंगे, एकलिंगी प्रकार के होंगे। तो इस स्थिति में क्या होगा, सजात पुष्प परागण होगा। ठीक है, ये दो प्रकार अपने यहाँ कंप्लीट है, स्वपरागण के दो प्रकार कंप्लीट हो गए। इसके बाद स्वपरागण जो है ये कौन सी परिस्थिति में होता है, कौन सी इसके लिए विधियां हैं, अनुकूलन है जिनमें स्वपरागण पूरा होता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। और उसी के साथ जो परपरागण होगा वो क्या है, और परपरागण भी किस प्रकार से होता है, कौन सी विधियां हैं जिसमें परपरागण संपन्न होता है, वो अगली क्लास में स्टार्ट करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।